हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसके अंदर से अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं तो वो भी बहुत आसान होंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी 4 में से 4 लेना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेट से मुराद होता है वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो वाटर जो है उसमें रेशो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2:1, और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 ही होती है, जिस तरह से वो वाटर में होती है। मिसाल के तौर पर C3H6O3 या फिर C4H8O4 या फिर इस तरह जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसमें अगर आप देखें तो अगर हम इसको हाइड्रेट्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये फॉर्म आती है। अगर आप यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास C3H6O3 ही आ जाएगा। तो यहाँ से ये साबित होता है कि इसमें रेशो 2:1 ही बनती है। जैसे 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास C4H8O4 ही आ जाएगा। आपने 4 को ये जो ब्रैकेट में वाटर है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जनरल फार्मूला अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स का बताऊं तो ये होता है C6H2OY, जिसमें X जो है ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन के नंबर को, जबकि Y जो है ये वाटर के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसके केमिकल डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, जो कि यील्ड करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट्स जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाए। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि वो रिएक्शन होता है जिसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके। पॉली का मतलब आप लोग सब समझना चाह रहे होंगे, इसका मतलब होता है मैनी, जबकि हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। अगर हम वाटर को आयनाइज करें तो हमारे पास हाइड्रोजन और OH- आयन्स आते हैं। OH- को हम हाइड्रोक्साइल आयन्स कहते हैं या हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एल्डो शुगर होती है या तो कीटो शुगर होती है। एल्डो शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप, जबकि कीटो शुगर में कीटो ग्रुप होता है। एल्डिहाइड क्या होता है कि जैसे आपके जनरल फार्मूला लिखा हुआ है ना RC+OH। अब इसके अंदर ना बेसिकली ये वाली चीज़ है ना ये तो सेम ही रहेगी सब कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन ये जो R है ये होती है चेन, यानी कार्बन की चेन। और इसी तरह कीटो ग्रुप के अंदर ये वाली चीज़ सबके अंदर सेम रहेगी, और ये जो R है ये बेसिकली होती है चेन। अब जैसे आपके सामने ये एग्जांपल बनी हुई है ना, इसके अंदर ये तो आपका आ गया ये चीज़, लेकिन जो ये पूरी चीज़ है ना ये वाली सारी चीज़ ये होता है आपका R, जो कि ये लिखा हुआ है। इसी तरह इसके अंदर भी ये वाली चीज़ R है, ये आपका ये वाली चीज़ है, और ये वाली जो सारी चीज़ है ये है दूसरा R, जिसे वैसे आमतौर पे हम R' से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे R लिखा होता है तो आप एक साइड एक को R और एक दूसरे को R' कह सकते हो। तो एल्डिहाइड जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके साथ अटैच होगा, और जो कीटो ग्रुप होगा वो फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच नहीं होगा, वो होगा दरमियान में, क्योंकि उसके दोनों साइडों पे R है इसलिए वो दरमियान में होगा। वो कभी भी ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि उसके एक साइड पे R और दूसरी साइड पे भी R है। वो ऐसा इस तरह से नहीं है कि एक साइड पे हाइड्रोजन है तो आप उसे ऊपर लगा दें सबसे ऊपर। तो टाइप्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स होते हैं। एग्जांपल में राइबोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं इसमें एग्जांपल में माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज आता है। ये बेसिकली ओलिगोसेक्राइड्स ना डाइसेक्राइड्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं इसकी एग्जांपल में स्टार्च, सेलुलोज, काइटन और ग्लाइकोजन आएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये होते हैं सिंपल शुगर्स। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसके अलावा इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इन्हें हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये पहले ही सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो कार्बन होते हैं ना वो या 3 होंगे, मतलब 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं होते। टाइप्स की बात करें तो एल्डो शुगर है, कीटो शुगर है। एल्डो शुगर में एल्डिहाइड होता है, जैसे पहले भी बात की है, इसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। एग्जांपल में ग्लूकोज है, अभी हम स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह कीटो शुगर में कीटोनिक ग्रुप होता है, इसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में इसके फ्रक्टोज है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे, जिस पे 3 कार्बन है उसे ट्राइओज, इसी तरह टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज होते हैं।
जो ट्राइओज है 3 कार्बन वाला, ये इंटरमीडिएट फॉर्म में प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। एग्जाम्पल में इसमें ग्लाइसिरल्डिहाइड है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ग्लाइसिरल्डिहाइड के अंदर हमें ये एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, जबकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर हमें ये कीटो ग्रुप मिलता है। अब आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है। एक चीज और कि जो आपके पास आपका फंक्शनल ग्रुप होगा ना, ये वाला या ये वाला, इसके अलावा बाकी जितने भी कार्बन होंगे सबके साथ ये हाइड्रोक्सल का होना जो है ना, ये ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप हाइड्रोक्सल लगा देंगे तो आपने कार्बन की वैलेंसी भी पूरी करनी है। जैसे अब ये कार्बन है ना, ये वाला, एक तो इसका बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया जिसमें हाइड्रोक्सल लग गया। अब 2 बॉन्ड और होने चाहिए क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये 2 हाइड्रोजन हम एक यहाँ पे लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे, जिस पर कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी, आपका फार्मूला भी ठीक हो जाएगा। ये हमने सब में ऐसे ही करना है, हाइड्रोक्सल लगाना जरूरी है। टेट्रोस की बात करें जिसमें 4 कार्बन होते हैं, तो ये रेयर इन नेचर होता है और ये प्रेजेंट होता है कुछ बैक्टीरिया में। और इसकी एग्जांपल में भी हमने ये बनाया हुआ है, ये एल्डिहाइड के साथ एक हमने 4 कार्बन वाला बनाया और एक हमने ये कीटो ग्रुप के साथ जो है ये 4 कार्बन वाला हमने बनाया। तो पेंटोज की बात करें तो ये 5 कार्बन वाले होते हैं और ये मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पेंटोज ही होते हैं। इसमें राइबोज एग्जांपल में आ जाएगा और राइबोलोज आ जाएगा। राइबोज में आप देखें ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है और 1 2 3 4 और कार्बन है, ये टोटल 5 कार्बन हो गए, ठीक है। और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ गए, ये हाइड्रोजन वगैरह लग गए, राइबोज हो गया। राइबोलोज में आपके पास ये आपका कीटो ग्रुप लग गया, ये साइड पे ये वाला एक आर जो था उसकी जगह पे ये लग गया, एक लग गया यहाँ पे, ठीक हो गया। और सबके साथ ये टोटल 5 कार्बन हो गए, इसको मिला के ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, और सबके साथ हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन ग्रुप लग गया, आपने इसकी वैलेंसी पूरी कर लेनी है। हेक्सोज वो होते हैं जिनके अंदर 6 कार्बन होते हैं। इसमें सबसे काबिल जिक्र ग्लूकोज है, दूसरे पे फ्रक्टोज है। दोनों का फार्मूला सेम है, बस इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा, इसके अंदर जो है हमारे पास कीटो ग्रुप लगेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर्स की। तो एक रिंग होता है हमारे पास राइबोफ्यूरानोज, एक होता है ग्लूकोपाइरानोज। याद रखना कि फ्यूरानोज का मतलब होता है जिसके 5 कोने होते हैं, पायरानोज का मतलब होता है जिसके 6 कोने होते हैं। जो राइबोज शुगर हमने पढ़ी थी पीछे, उसका 5 कॉर्नर रिंग होता है, यानी कि फ्यूरानोज। तो ये था वो राइबोज। जब आप इसका ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखते हैं कि जो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है एक कोने पे, तो वो आ जाएगा। उसके अलावा ना ये जो कोने बने हुए ना ये वाले, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बन है। तो आपने क्या करना है, एक कार्बन ये आ गया, ये वाला कार्बन यहाँ पे आ गया और इसका हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ठीक है। एक चीज और, अब चूंकि इसमें बनने 5 कोने, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो जगह है, ये वाली जो है ना कार्बन, इसके लिए जगह नहीं है क्योंकि 5 कोने पूरे हो जाएंगे, तो आपने इसको रिंग से बाहर लगा देना है। अगर आपको अरेंजमेंट में मसला होना कि यार ऊपर किसको लगाना है नीचे किसको लगाना है, तो उसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास टोटल 2 या 3 ही स्ट्रक्चर हैं जो आपने रिंग में याद करने, तो आपने उसको अच्छे से याद कर लेना है कि यार ऊपर कौन सा और नीचे कौन सा है। इसी तरह ग्लूकोपाइरानोज का मतलब होता है कि इसके 6 कोने होंगे, और जो ग्लूकोज होता है ना, ये ऐसी शुगर है जिसके 6 कॉर्नर रिंग होते हैं। तो ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन एक कोना ले लेगी, या कार्बन यहाँ आ गया, उसका हाइड्रोजन नीचे आ गया। इसी तरह जब हम 6 कोने पूरे कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली जो आखिरी होगा ना कार्बन, इसके लिए जगह नहीं होगी, तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे और हमारे पास ये भी बन जाएगा कि ये कार्बन है, ये उसका हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ये हाइड्रोक्साइल नीचे आ गया, ये कार्बन है, ये इधर चला गया, हाइड्रोक्साइल ऊपर आ गया, हाइड्रोजन इसका नीचे आ गया। असल में चूंकि इसके तीसरा कार्बन में हाइड्रोक्साइल उस साइड पे होता है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऊपर बनाया, वहाँ पे हमने इसको नीचे बनाया। वैसे एक बात और भी होती है कि जब जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हाइड्रोक्साइल अगर राइट साइड पे हो ना, तो आपने उसको नीचे लगाना है, ठीक है। ये वैसे आपने एक ट्रिक ही याद कर लेना है। राइबोज के अंदर ये ट्रिक फॉलो नहीं होता है, ये ग्लूकोज में ही सिर्फ फॉलो होगा, क्योंकि राइबोज के अंदर ये हाइड्रोक्साइल ऊपर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे है, लेकिन वहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। आपने उसको एक याद कर लेना एक्सेप्शन के तौर पर। ये ट्रिक मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये कोई इस तरह से लॉ नहीं है। ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज जो है ये फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोड्यूस होता है। फ्री स्टेट के अंदर ग्लूकोज फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, अबंडेंट होता है फिग्स के अंदर, डेट्स के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह ब्लड जो होते हैं हमारे कंटेन करता है 0.08% ग्लूकोज, और 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 717.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो हमें चाहिए होती है।
अब हम बात कर लेते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स के, ठीक है। उसके अलावा ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये जो है 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बन सकते हैं, यानी एक मोनोसेक्राइड है ना और एक और मोनोसेक्राइड है, अगर उन दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि ये एक मोनोसेक्राइड है, ये अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएं तो हमारे पास एक डाइसेक्राइड बन जाएगा। डाइसेक्राइड जो है ना वो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। बेसिकली 3 हो जाएगा तो ट्राइसेक्राइड होगा, 4 होगा तो टेट्रासेक्राइड होगा। तो अगर वो बॉन्ड बनाते जाएंगे तो वो ओलिगोसेक्राइड बन जाएंगे, और इसमें मैक्सिमम 10 मोनोसेक्राइड्स का अगर बॉन्ड बन जाए तो वो भी ओलिगोसेक्राइड ही होगा। उससे ऊपर आगे चल जाए तो वो और पॉलीसेक्राइड्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये जैसे लिखा हुआ है ना कि 2 मोनोसेक्राइड अगर बन जाए मिल जाए तो उससे हमारे पास डाइसेक्राइड जो है वो बन जाएगा। जैसे एक ट्राइसेक्राइड है, अगर उसकी आप हाइड्रोलाइसिस करें 3 मोनोसेक्राइड उससे निकलते हैं, यानी उसमें 3 मोनोसेक्राइड्स का बॉन्ड था, इसलिए उसे हम ट्राइसेक्राइड कहेंगे। इसी तरह ये है। अब हम बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड की। तो डाइसेक्राइड जो है वो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। जो होता है ना माल्टोस बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज का बॉन्ड बनने से, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी शुगर बीट है। लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बॉन्ड बनने से, एग्जाम्पल मिल्क शुगर है। सक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बॉन्ड बनने से, एग्जाम्पल इसकी केन शुगर है। ये सारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, ये जो मोनोसेक्राइड्स है ना, ये सारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे वो ये बनाती हैं ओलिगोसेक्राइड्स। अच्छा, सक्रोज जो हमने ये पढ़ा है, ये बनता कैसे है? ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है ना। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज भी बेसिकली हेक्सोज होता है, लेकिन बात ये है कि इसका स्ट्रक्चर पायरानोज नहीं होता, ये फ्यूरानोज होता है, जिसकी वजह से इसके 5 कोने हो गए। एक कोने पे ऑक्सीजन आ जाएगा, 4 पे कार्बन और 2 कार्बन रह जाएंगे, तो वो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, दोनों रिंग से बाहर होंगे। आपने इसको इसी तरह इसके स्ट्रक्चर को यूं करके याद कर लेना है। जब भी आप इसमें रिड्यूस करेंगे तो ग्लूकोज से हाइड्रोक्साइड, जबकि फ्रक्टोज से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। दोनों मिलेंगे तो आपके पास यहाँ पे इनका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, वाटर इनसे निकल जाएगा, ठीक है। और इनका बनेगा जो कार्बन है ना, ये देखो, ये वन पोजीशन पे कार्बन है और ये सेकंड पोजीशन वाला कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी आपने इसको याद कर लेना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। जब आप लोग एमडी कैट में जाएंगे ना तो उस टाइम आपको नंबरिंग्स वगैरह जो है ना वो वहाँ पे सिखाई जाएंगी। अभी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लो 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसका जो ज़्यादा आगे वाली चीज़ें हैं वो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे याद कर लो। आप लोगों के लिए ये इतना ही काफ़ी है, इतना ही ज़रूरी है। पोलोसेक्राइड्स क्या होते हैं? कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अबंडेंट इन नेचर होते हैं, ब्रांचेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टेस्टलेस होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनते हैं। एग्जांपल में इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन, डेक्स्ट्रिन अगर और पेक्टिन जैसी चीज़ें आती हैं। स्टार्च क्या होता है? ये ग्रेन्स, ट्यूबर्स और फ्रूट्स में होता है, और ये मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है एनिमल्स के लिए। जब हम उन्हें खाते हैं तो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस करने से ग्लूकोज मिलता है। अच्छा, अब स्टार्च ना 2 तरह का होता है, एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज के अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, इसकी अनब्रांचेड चेन्स होती हैं, यानी ये जुड़ा होता है लेकिन इसकी अनब्रांच्ड होता है, और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। वैसे तो कोई भी पॉलीसेक्राइड वाटर में सॉल्युबल होता ही नहीं है, लेकिन अमाइलोज में चूंकि ब्रांचिंग नहीं होती इसलिए वो हॉट वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेड चेन्स होती हैं और वो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो जो होता है ये स्टार्च, ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। ग्लाइकोजन की बात करें, ये लिवर और मसल्स में प्रेजेंट होता है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ह्यूमन बॉडी में। ग्लाइकोजन की भी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, और ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे तो ये रेड कलर देगा आयोडीन के साथ। सेलुलोज की बात करें तो ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है प्लांट्स की, ठीक है। और कॉटन जो है ना, ये प्योर फॉर्म होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की भी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे हमारे पास ग्लूकोज बनेगा। इसके अलावा सेलुलोज इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट नहीं होता। हर्बीवर्स में ये डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक एंजाइम सेक्रिएट करते हैं जिसे हम सेलुलेज कहते हैं, ठीक है। तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, बाकी हमारे अंदर ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता।
और इसके अलावा सेलुलोज जो होता है वो आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता, ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ये जितने भी तीनों आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल्स होते हैं इनके। जो काइटन होता है ना, जो कि ये हमने इधर पढ़ा था पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल में, ये एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है कि क्रैब्स के, लॉबस्टर के, इंसेक्ट्स के और सेल वॉल ऑफ फंजाई के अंदर भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन्स या लिपिड से मिल जाए तो प्रोटीन से मिलने से हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड से मिलने से हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स में ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। रिजर्व फूड की बात करें तो प्लांट्स स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च की फॉर्म में, जबकि एनिमल्स स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। रूट्स और सीड्स जो हैं वो शुगर को स्टोर करती हैं स्टार्च की फॉर्म में, और जब सीड की जर्मिनेशन होती है तो स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है माल्टोज में, जो कि एनर्जी सोर्स होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये भी एक एमसीक्यूज है। मेटाबॉलिक पाथवेज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मैनी मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो है ना ग्लाइसोल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के तौर पर मिलता है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 में भी वो जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे भी उसमें भी मिल जाएंगी, और पीछे भी एग्जाम्पल में मैंने आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर भी दिखाया। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो राइबोस प्रेजेंट होता है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होता है डीएनए में। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दोनों जो हैं वो पेंटोज शुगर्स हैं। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो भी सवाल है आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।